अब हम प्रोफेशनल एथिक्स देखेंगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स में 2 शेड्यूल दिए हुए हैं और फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट हैं, सेकंड शेड्यूल में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट शेड्यूल के ऑफेंसेस में अब हम देख रहे हैं पार्ट 1 जो सीए इन प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर अब हम आ जाते हैं। इसके अंदर एक हमें देखनी है कि एक बेसिक लाइन हमें क्या लिखना होता है। तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, ठीक है, इफ ही। अब पार्ट 1 का फर्स्ट क्लॉज यानी कि 111, तो 111 में हमने क्या देखा कि नाम से रिलेटेड, यानी कि अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस दैट पर्सन इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड, यानी कि उसके साथ ही साथ वो उसका पार्टनर या एम्प्लॉय है। हमने क्या देखा कि नाम हम उसको ही अलाउ कर सकते हैं कि मेरे नाम में तुम काम करो जब वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, प्लस ही इज़ अ पार्टनर और एन एम्प्लॉय ऑफ मी। वरना हम अलाउ नहीं कर सकते नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को या जो पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं है। तो दोनों कंडीशन प्रॉपरली हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये क्लॉज का इंटेंशन क्या था कि सेफगार्ड करे पब्लिक को अगेंस्ट अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग अंडर द कवर ऑफ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, सेफगार्ड करना पब्लिक को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या बोलता है? पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनी शेयर ब्रोकरेज कमीशन इन फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशन बिजनेस टू एनी पर्सन, ठीक है। अगर वो पे कर रहा है या अलाउ कर रहा है या अग्री कर रहा है पे करने के लिए, क्या चीज़ अग्री कर रहा है? एक शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, किस चीज़ में से? जो उसने खुद की फीस या प्रॉफिट कमाए हैं अपने प्रोफेशनल बिजनेस में, उसको अगर वो पे कर रहा है, किसी को शेयर दे रहा है, तो वो अलाउ नहीं है अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, या उसका पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर, ठीक है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, या फिर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है, या फिर एनी सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एज में भी प्रिस्क्राइब। वो क्वालिफिकेशंस अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी को पे कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं या अग्री कर रहे हैं कि हम बाद में आपको पे करेंगे, अब शेयर, ऐसा कोई शेयर हम आपको दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से, तो वो अलाउ नहीं है अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, एनी अदर मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी, हमारा पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, तो इन सबको अलाउ नहीं है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि अदर पर्सन्स वगैरह में क्या आते हैं। तो प्रोफेशनल बॉडीज़ में आ जाती है आईसीएसआई, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट्स आईसीडब्ल्यूए, बार काउंसिल, आर्किटेक्ट्स, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स आईआईए, फिर उसके बाद एक्चुरीज ऑफ इंडिया। ये लोग आ गए प्रोफेशनल बॉडीज़ में। और पर्सन्स में क्या आ गए? पर्सन्स में आ गए वही कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी हुई हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करी हुई हो, बैचलर इन आर्किटेक्ट किया हुआ हो, बैचलर इन लॉ करा हुआ हो, या आप मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए करा हुआ, तो इन लोगों के साथ हम प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्लॉज था नेम, सेकंड था अपना प्रॉफिट में शेयर देना, और यही सेकंड के साथ ना एक गुडविल का ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि ट्रीटमेंट कैसे करोगे गुडविल की। अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर मर जाता है, तो क्या होगा? तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगी वो पार्टनर की, वो डिसाइड कर सकती है कि वो जो शेयर है वो मतलब कंटिन्यू टू हैव अ शेयर इन प्रॉफिट। अगर जैसे 2 लोग हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, उसमें से ए और बी, ठीक है, ए मर गया, तो जो ए की वाइफ है या जो ए का हस्बैंड है वो इसमें अपने आप प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन वो प्रॉफिट का शेयर जब ही ले सकता है जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना नहीं ले सकते। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, प्रोप्राइटरीशिप फर्म है, यानी कि सिंगल पर्सन का ही शेयर है और किसी का शेयर नहीं है इसके अंदर।
तो जैसा हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकता कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है जो परचेज़ कर रहा है दूसरा इंसान उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव और पार्टनर वो नहीं कर सकता, मतलब शेयर इन प्रॉफिट नहीं कर सकता। लेकिन हम सेल कर सकते हैं कि अपने प्रोप्राइटरी बिज़नेस को, हाँ हम सेल कर सकते हैं प्रोप्राइटरी बिज़नेस को। हमें काउंसिल की परमिशन लेनी चाहिए 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। और हमें कोई भी उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं रखना है, कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लेना है, और सेम नाम के अंदर भी कंटिन्यू कर सकता है जो नया बायर रहेगा, ज़रूरी नहीं है उससे कि नाम चेंज करना पड़े। हम आ जाते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में क्या बोलता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना है या अग्री भी नहीं करना है एक्सेप्ट करने के लिए फॉर शेयर इन प्रॉफिट, पार्ट इन प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम हु इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। आप किसी से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, पे तो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो provided that nothing herein contained shall be construed as prohibiting a member from entering into profit sharing agreement or other similar agreements with a member of such professional body, ठीक है, या अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एज रेफर्ड। तो इसमें वही अभी हम एक प्रोफेशनल बॉडी की लिस्ट और क्वालिफिकेशन पर्सन की लिस्ट देखेंगे, ठीक है। जस्ट एज अ मेंबर कांट शेयर हिज फीस विद अ नॉन मेंबर, ही इज़ नॉट परमिटेड टू रिसीव द फीस। फिर उसके बाद रेफरल फ़ीस मिल सकती है क्या? हाँ, रेफरल फ़ीस मिल सकती है, उसमें कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। फिर आ जाता है क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बोलते हैं कि आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो। यू विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन, ठीक है, अदर देन की लिस्ट में क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो गया और दूसरी प्रोफेशनल बॉडी क्वालिफिकेशंस वगैरह वो लोग बता देंगे, ठीक है, या ऐसी कोई क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करी है। तो इन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, उसको छोड़ के और किसी के साथ नहीं आ सकते हो। तो ये लिस्ट के अंदर 2 लोग नए ऐड हुए हैं इधर, एक है एडवोकेट, एक है इंजीनियर, बाकी सेम है। अब 5th क्लास पे आ जाओ। 5th क्लास बोलता है कि आप सिक्योर्स वर्क ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ एम्प्लॉय, ठीक है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज़ नॉट अ पार्टनर, और बाय एनी अदर मीन्स विच इज़ नॉट ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये लोग इस कंडक्ट में आ जाएंगे। जो इंसान वर्क को सिक्योर करता है किसके थ्रू? एक ऐसा इंसान जो एम्प्लॉय नहीं है, एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट या मेंबर जो हमारा पार्टनर नहीं है, या कोई ऐसा सोर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ओपन नहीं है, तो आप गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। ये सिक्योर वर्क वाले का क्लॉज क्यों डाला हुआ है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई एजेंसी वगैरह के थ्रू वर्क को सिक्योर करता है तो हो सकता है कि वो उनके सामने झुक जाए, वो कमांड ना कर पाए, इसलिए उसको जो भी काम सिक्योर करना है वो बाय रिस्पेक्ट एंड टू कमांड हिज प्रोफेशनल टैलेंट के हिसाब से ही करना चाहिए, कोई एजेंसी और इन सब के थ्रू नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है क्लॉज 6। क्लॉज 6 क्या बोलता है कि आप क्लाइंट को सॉलिसिट कर रहे हो या प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट कर रहे हो ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय CAPIO KPO, यानी कि सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटरव्यूज़ या फिर एनी अदर मीन्स। solicit clients or professional work directly or indirectly through circulars, advertisement, personal communications, interviews and others, provided that nothing shall be constrained or मतलब prevent नहीं करना चाहिए any chartered accountant from applying, ठीक है, या फिर रिक्वेस्टिंग और फॉर इन्वाइटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर CA। आप दूसरे CA के पास जाके काम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप टेंडर को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, टेंडर इंक्वायरीज़ को, अगर वो आपके लिए हैं, ठीक है। अपना प्रोफेशनल वर्क सिक्योर करने के लिए आप टेंडर्स और इंक्वायरीज़ को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। लेकिन टेंडर इंक्वायरी में क्या बोला है कि अगर कोई एक टेंडर या कोई काम जो एक्सक्लूसिवली फॉर CA है तो उसमें मिनिमम फ़ीस का क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन अगर वो टेंडर हर इंसान के लिए है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि CA ही कर सकता है, तो उसमें मिनिमम फ़ीस हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन या टीचिंग एक्टिविटीज़ आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ऐसा इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी हमने बैन वाली लिस्ट में डाला हुआ है कि आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकते हो कि सॉलिसिट होएगा आपका काम। और मेंबर्स को कोई इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ करने के लिए मना किया हुआ हो जिससे पब्लिसिटी गेन हो रही हो और सॉलिसिट कर रहे हो आप क्लाइंट को, तो ये सब बैन है, मतलब मना करा हुआ है, प्रोहिबिटेड है।
ये सब रिस्ट्रेन इसलिए डाला हुआ है कि जो इंसान मेंबर प्रैक्टिस कर रहा है वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखे और कमांड कर सके अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स पे। अब आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रोफेशनल वर्क के लिए। आपको चेंजेस इन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एड्रेस चेंज हो रहा है, टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, ये सब के लिए आप एडवर्टाइज कर सकते हो, लेकिन इसमें बेयर मिनिमम स्टेटमेंट्स होने चाहिए, कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो फॉर सीकिंग अ पार्टनरशिप या फिर कोई सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट जो इंस्टीट्यूट का जर्नल है उसमें न्यूज़लेटर में होनी चाहिए और उसमें बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि अकाउंटेंट का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑफ द मेंबर्स। बस उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना हो बस। और आप एप्लीकेशन कर सकते हो क्या पैनलमेंट के लिए, तो उसके लिए भी क्लॉज है कि अगर आपको पैनल मालूम है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो आप लिख सकते हो। आप ऐसे रोविंग इंक्वायरी नहीं कर सकते कि पैनल एग्जिस्ट करता है क्या, पैनल एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और आप अपनी फ़ीस भी कोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक्स वगैरह पब्लिश करते हो, आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आप कर सकते हो, पब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कुछ भी आप सॉलिसिट करने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ये बता सकते हो, आप अपनी फर्म का नाम भी बता सकते हो। बहुत रेयर केसेस में फर्म के नाम यूज़ होते हैं, तो एक केस है ये बुक के पब्लिकेशंस में। अब हम ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशंस जो देते हैं उसके ऊपर भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हैं और अपना फर्म का नाम भी लिख सकते हैं। तो चाहे वो इनविटेशन मैरिजेस के लिए हो, रिलीजियस सेरेमनी के लिए हो, सबके लिए दे सकते हैं। लेकिन वो इनविटेशन, वो ग्रीटिंग कार्ड किसको जाने चाहिए? सिर्फ क्लाइंट को जाने चाहिए, या हमारे रिलेटिव को जाने चाहिए, या हमारे फ्रेंड्स को जाने चाहिए। हमारे क्लाइंट, रिलेटिव, फ्रेंड्स, क्लाइंट, रिलेटिव, फ्रेंड्स, उसके अलावा और किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अब आ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम जुबली। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली और ये सब के लिए, तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, न्यूज़पेपर में भी डाल सकते हो, लेकिन मतलब इन फालतू का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए जिससे आप क्लाइंट्स को सॉलिसिट करो। इट इज़ नॉट परमिटेड टू एडवर्टाइज दी इवेंट्स ऑर्गेनाइजर, लेकिन ये सिल्वर जुबली ये सब का आप डाल सकते हो। फिर आ जाता है आप स्पॉन्सर कर रहे हो इवेंट का, तो स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ करना एक्चुअली मना है, लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ कर रहे हो बाय कंडक्टिंग एन इवेंट ऑफ POU ऑफ ICAI या CP डायरेक्टरेट ऑफ ICAI, तो आपको अलाउ रहेगा। और आप CSR एक्टिविटीज़ रहती हैं तो उसके अंदर आप अपना प्रीफिक्स लगा सकते हो नाम से पहले, लेकिन आप फर्म का नाम नहीं मेंशन कर सकते हो, ना ही आप CA का लोगो यूज़ कर सकते हो CSR एक्टिविटीज़ स्पॉन्सर्स में। एक आता है कि ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन देता है जिसमें वो बताता है कि मेरा विलिंगनेस है टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर एंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कर सकता है। लेकिन वो जो कंपनी में काम करने के लिए कर रहा है उसका डिफेमिंग नहीं करना चाहिए और सोलिसिटिंग नहीं करना चाहिए वर्क का। अगर एक CA ने दूसरे CA को एक क्लाइंट से मिलवाया है, तो वो क्लाइंट को अगर वो CA के पास आना है तो फ्रॉम ओल्ड CA ही आना पड़ेगा, ओल्ड CA को NOC देना पड़ेगा और ओल्ड CA को ही रेफ़र करना पड़ेगा। आप सीधा उसका काम नहीं ले सकते हो, ये एक सॉलिसिटिंग ऑफ वर्क है। आप पब्लिक इंटरव्यूज़ दे सकते हो, वहाँ पे सॉलिसिटिंग ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। हर जगह यही है कि सॉलिसिट मत करो वर्क को, अपना रेस्पेक्ट से वर्क को कमाओ। तो आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह पब्लिश कर सकते हो क्या? तो हाँ, आप कर सकते हो, कुछ प्रोहिबिशन नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप अनड्यू एडवांटेज देके अपना नाम ऊपर नहीं लगा सकते हो। मतलब जो भी सीरियल नंबर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आएगा वही आएगा। हमने देखा है कि एजुकेशनल वीडियोस लोग बनाते हैं, तो आप एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हो, लेकिन आपको अपने फर्म का रेफरेंस नहीं देना है वहाँ पर, और इट शुड नॉट इवन कंटेन एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस ऑफ CA फर्म, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7th क्लॉज में। तो 7th क्लॉज क्या बोलता है कि एडवर्टाइजर्स हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज, ठीक है, या फिर वो अपना डेजिग्नेशन यूज़ करता है अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर बोर्ड, साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये आ जाता है पूरा क्लॉज 7 में। क्लॉज 6 और क्लॉज 7 को एकदम आराम से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है। फर्स्ट इस क्लॉज 6 में क्या हो रहा है कि हम सॉलिसिटिंग ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। तो अब आ जाता है कि हम अदर डेजिग्नेशन कौन से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हम ये सब नाम नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या यूज़ नहीं कर सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म्यूनिसिपल काउंसिलर या फिर कोई अदर फंक्शनरीज इन एडिशन टू दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप यूज़ क्या कर सकते हो, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये सब आप अपने विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड में यूज़ कर सकते हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। आप कंपनी सेक्रेटरी और सीए भी साइड बाय साइड नहीं लिख सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंट के साथ भी आप कंपनी कॉस्ट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साइड बाय साइड नहीं यूज़ कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 8 पे। क्लॉज 8 क्या बोलता है? क्लॉज 8 बोलता है कि एक्सेप्ट्स अ पोजीशन एज अ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय एन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग हिम इन राइटिंग। मतलब क्लॉज 8 बस इतना बोलता है कि अगर आप दूसरे ऑडिटर का प्लेस ले रहे हो, उसको कम्युनिकेट कर दो राइटिंग में। कम्युनिकेट करने से आपको ये भी पता चलेगा कि उसकी कोई फ़ीस तो नहीं बची हुई है जो ऑडिटर को पे नहीं करी हो, या इसलिए आपको हायर कर लिया हो, या कोई दूसरा रीज़न हो, ठीक है, नॉन कंप्लायंस हो, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसकी अनडिस्प्यूटेड फ़ीस क्लियर ना हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी हो लास्ट टाइम, इसलिए उसको हायर नहीं करा हो, अब आपको हायर कर रहे हैं। तो अगर ये 3 रीज़न्स हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, मतलब गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेगा अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो। लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर क्या है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं रिटायरिंग ऑडिटर का जो चीज़ थी, मतलब उसने सही नहीं था, उसका एटीट्यूड सही नहीं था, तो ठीक है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि नहीं प्रॉपर था और वो रिटायरिंग ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन सही दिया था तभी भी इन्होंने उसको निकाल दिया है, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आपको। आप जब अपना कम्युनिकेशन करते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग बस नहीं है, आपको कुछ एविडेंस होना चाहिए कि वो वहाँ पर पहुँचा है, यानी कि जो हमने लेटर भेजा है वो पहुँचा है उसके पास। तो आप कहाँ से दे सकते हो? आप लेटर दे सकते हो रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, या आप रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बाय हैंड के अगेंस्ट दे सकते हो, ठीक है, या आप उसकी ईमेल आईडी पे डाल सकते हो, या फिर यूडिन के पोर्टल से जो भी आपको कम्युनिकेशन एड्रेस मिलता है वो उस पर डाल सकते हो। अब प्रीमाइस लॉक थी या जो भी थी, बस आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि आपने ड्यू केयर लिया है, आपने मतलब प्रॉपरली उसको चेक करा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन आपने करा है या नहीं करा है, बस। क्लॉज 9 बोलता है कि आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 225 से कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बिफोर एक्सेप्टिंग दी अपॉइंटमेंट। तो आपको पहले एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑडिटर ढंग से अपॉइंट हुआ है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर होल्डिंग इज ऑफिस इन द जॉइंट ऑडिटर, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। क्लॉज 9 एक्चुअली कंपनीज एक्ट का ही कंप्लायंस है, आप ये बोल सकते हो। तो कंपनी को ये देखना चाहिए अगर वो रिटायरिंग ऑडिटर की जगह दूसरे को अपॉइंट कर रही है तो उसको एक स्पेशल नोटिस देना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब देखना है कि इन्होंने ये सब करा है या नहीं करा है। स्पेशल नोटिस भी हमें कब देना है? बिफोर जनरल मीटिंग देना है, ठीक है, कितने दिन पहले देना है, हमको रिसीट हुआ है या नहीं हुआ है, रिटायरिंग ऑडिटर ने अपना कंसेंट दिया है, अपना रिकमेंडेशन दिया है, ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। जब भी हम क्लॉज 9 की चेक कर सकते हैं कि उन्होंने सही करा या नहीं करा। अगर कोई सीए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मांग रहा है, ठीक है, तो अपनी सैलरी के हिसाब से, या कंटिजेंट अपॉन द फाइंडिंग, मतलब वो सैलरी में मांग रहा है कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, ठीक है, अर्निंग्स कंटिजेंट ऑन फाइंडिंग्स दे दो, तो ये सब परमिटेड नहीं है। कोर्ट ने अगर फ़ीस को डिसाइड किया है तो उसको कंटिजेंट नहीं मानेंगे, ये भी एक इसका आउटकम था। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन फीस दिया हुआ है कि जहाँ पे हम कंटिजेंट भी ले सकते हैं, वो है लिक्विडेटर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन और डिसबर्समेंट ऑफ एसेट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर,
ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज़ करने का वैल्यू एड जो होता है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, और फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ होती है, डेट रिकवरी सर्विसेज होती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज होती है, इन सब में परसेंटेज वाला हिस्सा चलता है, वरना नहीं चलेगा। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 11 में। क्लॉज 11 में क्या बोल रहा है, अगर आप कोई बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हो अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल, तो आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ठीक है। और आप एक आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ डायरेक्टर बन सकते हो। ये एक जनरल परमिशन है, वरना आपको परमिशन लेनी पड़ती है बिजनेस और ऑक्यूपेशन के लिए। क्लॉज 2 में हमने देखा था पार्टनरशिप की, क्लॉज 4 में पार्टनरशिप की बात हुई थी, क्लॉज 11 में इसकी बात हुई है। जनरल परमिशंस क्या हो गई, प्राइवेट ट्यूटरशिप, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का आपको अगर लाइसेंस मिलता है, क्लासेस अटेंड करना है, एग्ज़ाम्स देना है, ठीक है, पब्लिक इलेक्टिव ऑफिसर्स में MP MLA वगैरह की सीट लेनी है, और एम्प्लॉयमेंट करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, हॉनरी ऑफिस लीडर बनना है, वैल्यूएशन करना है पेपर का, पेपर सेटिंग करना है, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप देनी है, वो ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड का ओनरशिप रखनी है आपको। तो ये सब जनरल परमिशंस हैं। स्पेसिफिक के अंदर क्या आ जाता है, स्पेसिफिक यानी कि आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा काउंसिल का। इसमें आ जाता है फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस कंसर्न्स, ठीक है, जहाँ पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नॉन बिजनेस कंसर्न्स में एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इंटरेस्ट इन द फैमिली बिजनेस कंसर्न, इनहेरिटेंस सक्सेशंस वगैरह सब आ जाएगा इसमें। इंटरेस्ट इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पार्ट टाइम फुल टाइम लेक्चरशिप ऑफ कोर्सेज अदर देन दोज रिलेटिंग टू इंस्टीट्यूट एग्जाम्स, पार्ट टाइम फुल टाइम ट्यूटरशिप अंडर educational institutes other than coaching organization of the institute, editorship of journals, any other business or occupation, ये सबका स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा आपको। आप कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर सिंपलिसिटर मतलब ऑर्डिनरी सिंपल डायरेक्टर, ठीक है, जनरली आप बन सकते हो, लेकिन आप होल टाइम डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकते हो, उसके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होती है। आप ऑडिट कर सकते हो, ऑडिटर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी कान बी डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंस को थ्रेट आती है। और देयर इज़ नो बार फॉर अ मेंबर टू बी अ प्रोमोटर सिग्नेटरी ऑफ MOA, उसके अंदर कुछ भी आपको बार नहीं है, मतलब नॉर्मली आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 12 में, लास्ट क्लॉज ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो क्लॉज 12 क्या बोलता है, allows a person not being a member of the institute in practice या फिर member being his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm any balance sheet, profit and loss report और financial statement, यानी कि कोई भी दूसरे मेंबर से नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और आपका पार्टनर भी नहीं है, आपने उसको साइनिंग अथॉरिटी दे दी है, तो गलत है। लेकिन आप अपना वर्क डेलीगेट कर सकते हो। कौन सा वर्क डेलीगेट कर सकते हो, ऑडिट क्वेरीज, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट करना, इशू करना, स्टैम्प करना वाउचर्स को, रूटीन करस्पॉन्डेंस काम कर सकते हो, कैश का वेरिफिकेशन, ठीक है, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करवाना, बिल्स रेज करना, ठीक है, रूटीन टैक्स मैटर्स में आपको वहाँ पे जाके अटेंड करना, और कोई भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी आप काम में ध्यान डेलीगेट कर सकते हो वर्क को, लेकिन वैसे साइनिंग अथॉरिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट इन सर्विस, यानी कि सर्विस वालों के लिए। तो इसमें कितने क्लॉजेज हैं, इसमें हैं 2 क्लॉज। 2 क्लॉज क्या है, एक वही पे अग्रीज अलाउज और अग्रीज टू पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनी पार्ट एनी शेयर इन द एनरोलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। However, this doesn't restrict sharing or commitments among relative dependent friends. आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे सकते हो पेमेंट, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो, उनको छोड़ के और किसी को नहीं दे सकते हो। सेकेंड क्लॉज आ जाता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या अग्री टू एक्सेप्ट कर रहे हो पार्ट ऑफ फीस और गेन्स फ्रॉम अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रोकर engaged by such company, firm or person or agent or the customer of such firm etc.
यानी कि आप कोई भी फ़ीस वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो वो कंपनी से रिलेटेड पर्सन है। लॉयर हो गया, ब्रोकर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सबको अलाउ नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 क्या है? जनरल क्लॉजेज़ हैं जो दोनों को अप्लाई होंगे मतलब। तो इसके अंदर कितने क्लॉज हैं? पार्ट 3 में 3 क्लॉज हैं। फिर पार्ट 4 आएगा, उसमें भी 2 ही हैं। पार्ट 3 में कितने हैं? पार्ट 3 में 3 क्लॉजेज़ हैं। 3 क्लॉज क्या बोल रहा है कि आप फेलो सिटीज़न नहीं, फेलो सीए नहीं हो और आप फेलो की तरह एक्ट कर रहे हो। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि यू डजंट सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, और आप कंप्लाई नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है, तो आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे। थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है कि वाइल इन्वाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स एंड इंक्वायरीज, आप जो राइटअप देते हो उसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जबकि आप जानते हो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आपने गलत दी हुई है। तो वापस पार्ट 4 आ जाता है हम अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट के अंदर अगर आप गिल्टी हो बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट तो आप मिसकंडक्ट में आ जाओगे, ठीक है। और आपका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स है। या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल, सेकेंड क्लॉज, यू ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। 2 क्लॉजेस क्या आ गए कि आप सिविल कोर्ट और इन सब में गिल्टी हो और इम्प्रिजनमेंट है ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, यानी कि लेस देन इक्वल टू 6 मंथ्स, और आप डिसरेप्यूट लेकर आ रहे हो कंपनी में। अब हम आ जाते हैं सेकेंड शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में भी वापस हमने तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रैक्टिस और बाकी जनरल वाले क्लॉजेस हैं। तो प्रैक्टिस वाला क्लॉज हम देखते हैं। इसके अंदर कितने क्लॉजेज हैं? फर्स्ट पार्ट में 10 क्लॉजेज हैं। तो फर्स्ट क्लॉज देखते हैं हम, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन करना विदाउट कंसेंट, यानी कि व्हेन यू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट अदर देन विद द क्लाइंट विदाउट कंसेंट ऑफ द क्लाइंट और अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो इसके अंदर सिर्फ यही वाला क्लॉज नहीं है, एक और के साथ का आंसर मिक्स होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। द अकाउंटेंट्स ड्यूटी इज़ नॉट टू डिस्क्लोज और continue even after the completion of his engagement. If disclosure is required as a part of the performance of the professional duty, तो वो डिस्क्लोज़ कर सकता है, वरना डिस्क्लोज़ करना अलाउ नहीं है। डिस्क्लोज़ करना अलाउ नहीं है। आप वर्किंग पेपर शेयर कर सकते हो या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो उसमें फ़र्क है। आपको वर्किंग पेपर शेयर करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, वो दोनों कंडीशन के हिसाब से। लेकिन वर्किंग पेपर्स नो नीड टू शेयर विथ एनीवन। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या बोलता है कि सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम, ठीक है, अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट्स हैव बीन डन। आप कोई चीज़ को सर्टिफाई कर रहे हो, कोई रिपोर्ट को सर्टिफाई कर रहे हो अपने नाम लिखकर, और आपने वो चीज़ का एग्जामिन ही नहीं किया, आपने वो चीज़ को देखा ही नहीं कि प्रॉपर किया है या नहीं किया है, तो गलत हो जाएगा। तो वैसा करना अलाउ नहीं है, मिसकंडक्ट में आएगा। तो क्या आपने अपना नाम परमिट कर रहे हो ऐसे अर्निंग्स पे या ऐसे एस्टिमेट पे जहाँ पे अर्निंग्स कंटिंजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, यानी कि आप वाउच कर रहे हो फॉर एक्यूरेसी, जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हुई हैं उनको आप डेटा के ऊपर आप बेस करके वाउचिंग मतलब आप साइन कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन पार्टिसिपेट इन preparation of profit or financial forecast and they can even review them provided he indicates clearly in his report कि source of information, basis of forecast और major assumptions क्या क्या ली हुई हैं, लेकिन वो accuracy के लिए वाउच नहीं कर रहा है, ये हर वक्त ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फोर्थ क्लॉज में आ जाता है कि हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है जब भी हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो गलत है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रख के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके नहीं ऑडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्लॉज 5 में, जहाँ पे आपको फेल्स टू डिस्क्लोज द मटीरियल फैक्ट नोन टू यू विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोजर इज़ नेसेसरी। तो आपका मटेरियल फैक्ट पता था तभी भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया, गलत। फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्लॉज 6 फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको करना चाहिए था मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसने नहीं किया। फिर उसके बाद क्लॉज 7 में आ जाता है कि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं एक्सरसाइज किया और आप ग्रॉस नेग्लिजेंट थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू जज वेदर द अकाउंटेंट हैज़ ऑनेस्टली एंड रीजनेबली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, जब ये क्लॉज बीच में आ जाता है कि आपने नेग्लिजेंट तो नहीं थे, आपने सब चीज़ों को ढंग से देखा या नहीं देखा। और इसमें एक और लाइन आती है कि ही इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। आपको जो भी चीज़ें हैं आपको सामने दिख रही हैं, आप उनको ढूंढो, आप ड्यू डिलिजेंटली देखो। मतलब हाँ ठीक है, कोई रह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यू शुड एक्सरसाइज फुल ड्यू के। जैसे कि अब आ जाते हैं हम क्लॉज 8 पे। फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन। आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाए SAAE सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और तभी भी आपने ओपिनियन अपना दे दिया है, तो ये गलत है। बिना इन्फॉर्मेशन के आपने अपना ओपिनियन ही दे दिया। फिर उसके बाद 9th में आ जाता है कि आप मटेरियल डिपार्चर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और आपने उसका सबका अटेंशन ही नहीं डिराइव किया, नहीं इन्वाइट ही नहीं किया, तो गलत है। आपको अपना अच्छे से अटेंशन इन्वाइट करना था लोगों का और आपको बताना था कि ऐसे नहीं, ऐसे मटेरियल डिपार्चर हुआ है। अब हम क्लॉज 10 पे आ जाते हैं। क्लॉज 10 बोलता है कि फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन, ठीक है, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और टू यूज़ सच मनी फॉर द पर्पज अदर देन इट वाज मेंट फॉर। तो इसमें 3 चीज़ें, जैसे कि अगर आपको एडवांस रिसीव होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो उसको ज़रूरी नहीं है कि अलग उसमें रखें, ठीक है, या फिर उसको शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस करने के लिए मिलता है तो भी ज़रूरी नहीं है कि सेपरेट बैंक अकाउंट में रखे। और अगर उसने कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी वगैरह में रखा है, लिया है, ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर है, तो उसको सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है तो सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा, वरना सेपरेट अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लॉज 10 हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या बोलता है? पार्ट 2 के अंदर देर आर 4 क्लॉजेस। फर्स्ट क्लॉज इज कंट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या फिर रेगुलेशंस। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, अगर आप कोई भी वायलेशन करते हो तो आप मिसकंडक्ट में आ जाते हो, चाहे वो आर्टिकल असिस्टेंट से रिलेटेड हो, ऑडिट असिस्टेंट से रिलेटेड हो, फीस वगैरह से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड का कॉन्ट्रावेंशन इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लॉज 2 बोलता है कि अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हो, ठीक है, और अगर आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो व्हेन इट वाज नॉट नीडेड, मतलब नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ, या फिर एम्प्लॉयर ने आपको परमिट नहीं किया, तो भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्लॉज हमने प्रैक्टिस में भी देखा था। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप इन्फॉर्मेशंस जो आपने दी हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, रिटर्न्स दिए हैं, फॉर्म सबमिट करे हैं काउंसिल को, वो सब आप जानते हुए भी झूठे फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। 4th वाला आ जाता है कि आपने मनी डिफाल्केट करा है, एम्बिजल करा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये 240 में भी फ्रॉड में कवर होएगा, तो इसके अंदर भी क्लॉज 4 ही आ गया। अब उसके बाद पार्ट 3 में देखते हैं। तो पार्ट 3 में तो एक ही क्लॉज है, वो है कि आप इम्प्रिजन हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स। लेस देन 6 मंथ्स शेड्यूल 1 में आ गया था, शेड्यूल 2 में मोर देन 6 मंथ्स आ गया। तो इसमें हमने पूरे क्लॉजेस देख लिए, पूरे क्लॉजेस, पूरे पार्ट, पूरे शेड्यूल्स कवर हो गए। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 में 4 पार्ट, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट, शेड्यूल 1 में 12 क्लॉज, शेड्यूल 1 पार्ट 1 में 12 क्लॉजेस, फिर 2, फिर 3 और फिर 2। वैसे ही शेड्यूल 2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो पार्ट 1